तो प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं तो इधर राहुल गांधी अपनी पार्टी की कमान हाथ में ले लिया है। राहुल गांधी भी ये बात समझते हैं कि इन 5 राज्यों का चुनाव जितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। ये सत्ता का सेमीफाइनल है, यह हर कोई जानता और समझता है, और इसीलिए इन 5 राज्यों में राहुल गांधी भी बहुत एक्टिव है। उनके कुछ बयान बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं, और ये कुछ ऐसे बयान हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी असहज किया है और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चैलेंज पेश किया है। राहुल गांधी की एंट्री, कांग्रेस करेगी कमाल। 5 राज्यों में क्या हासिल करेगी कांग्रेस? 5 राज्यों के नतीजे तय करेंगे इंडिया का भविष्य। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राहुल की अध्यक्षता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 में से 68 विधानसभा सीटें जीत ली थी, और इसीलिए इस बार भी कांग्रेस राहुल गांधी को आगे कर सत्ता में वापसी चाहती है। यही एकमात्र वजह है कि राहुल गांधी बीते 1 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां बिलासपुर में आवास सम्मेलन के दौरान राहुल ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते मैं आपको बताता हूं। मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया, आपने देखा होगा। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था, कैमरा उधर हो जाता था। राहुल गांधी ने बिलासपुर से प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए गौतम अडानी का मामला भी उठाया और कहा कि अडानी से सवाल उठाने की वजह से ही उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। मोदी जी, आपका अडानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेंस में अडानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा। तो मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका रिश्ता क्या है? उनके हवाई जहाज में आप जाते हो, रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। राहुल इतने भर से नहीं रुके, उन्होंने महिला बिल के वक्त ओबीसी सचिवों को लेकर अपने बयान को भी बिलासपुर में दोहराया। मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। इसी बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। दरअसल कांग्रेस ने महिला बिल पर चर्चा के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में ओबीसी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की मांग की थी। राहुल उसी मुद्दे पर बात करते हुए ओबीसी सचिव के आंकड़ों का जिक्र लोकसभा में भी किया था। ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं।
हालांकि राहुल के बयान पर राज्यसभा में महिला बिल पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने डिटेल से इस बात की जानकारी दी थी कि आखिर क्यों सचिव के पद पर ओबीसी की संख्या कम है। कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। एक कौन सा है जुडिशियल बॉडी करती है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी क्यों इस बार अपनी सियासत को ओबीसी के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, इसकी खास वजह भी है। भारत में अभी 41% वोटर ओबीसी समाज के हैं। इसमें से 2019 लोकसभा में 44% ओबीसी वोटरों ने बीजेपी को वोट दिए, जबकि ये आंकड़ा 2014 में सिर्फ 34% था। जबकि कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का वोट 2014 और 2019 में सिर्फ 15% ही मिला। राहुल गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकार ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बीजेपी को सीधी लड़ाई में हराना है तो ओबीसी वोटर में सेंध लगाना ही होगा। इसलिए राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना और महिला ओबीसी सीट की वकालत कर रहे हैं। ओबीसी वोट सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि चुनाव के मुहाने पर खड़े 5 राज्यों की सत्ता की चाबी है। छत्तीसगढ़ में 45% ओबीसी वोटर है, राजस्थान में 55%, मध्य प्रदेश में 51.5%, तेलंगाना में 52% ओबीसी वोटर हैं। यही एकमात्र कारण है कि कांग्रेस ने अचानक से ओबीसी को लेकर अपना स्टैंड बदल दिया। दरअसल 2011 की जनगणना के बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। इसके साथ ही 2010 में जो महिला आरक्षण बिल कांग्रेस सरकार ने राज्यसभा में पास करवाया था, उसमें भी ओबीसी आरक्षण की बात नहीं थी। लेकिन 13 साल बाद इसी बिल में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की वकालत कर रही है। यानी लगातार 2 लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस अब किसी भी हालत में बीजेपी के हिंदुत्व की सियासत की काट ओबीसी मुद्दा उछालकर खोज रही है। हालांकि बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोटर पर जबरदस्त पकड़ बना ली है। अब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि 1992 की तरह एक बार फिर कमंडल के सहारे मंडल को खड़ा कर बीजेपी की काट मिल जाए। लेकिन जनता क्या 30 साल पुरानी रणनीति को अपनाएगी? इसका जवाब देना मुश्किल है। सियासी आर-पार की लड़ाई के बीच राहुल गांधी की ट्रेन में सफर की एक तस्वीर भी सामने आई है। राहुल गांधी बिलासपुर से कार्यक्रम के बाद ट्रेन से रायपुर लौटे। दूसरी तरफ राहुल गांधी का एक और बयान चर्चा में आ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में आगामी 5 राज्यों के चुनाव के लिए भविष्यवाणी कर दी। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. राहुल गांधी के इस बयान में उनके राजस्थान की भविष्यवाणी ने कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजस्थान में 156 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। लेकिन उनके ही नेता ने लड़ाई को कठिन बताकर अशोक गहलोत के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश को लेकर कहा है कि वहाँ तो हम तो जीत रहे हैं और राजस्थान में हम जीत सकते हैं, जीत जाएंगे, टक्कर है, जीत जाएंगे। ठीक है, राहुल गांधी जी के उनकी भावनाओं को या उनके कमेंट को हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, चुनौती के रूप में स्वीकार करें। राहुल गांधी ने हमें चुनौती दे दी है, आप जीत के बताओ। ठीक है,
तो इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। हालांकि राजस्थान में कठिन लड़ाई की बात राहुल गांधी ने ऐसे ही नहीं कही है। प्रदेश का सियासी इतिहास राहुल के बयान को सही भी ठहरा रहा है। दरअसल राजस्थान में 1993 के बाद से यानी पिछले 30 साल से कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में वापस नहीं लौट पाई है। आखिरी बार भैरव सिंह शेखावत 1993 में लगातार दूसरी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाए थे। वो भी तब जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण उनकी सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था और राज्य में आखिरी बार 354 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये इतिहास राहुल गांधी भी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चैलेंज किया है ताकि राजस्थान कांग्रेस इतिहास को बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुट जाए। राहुल गांधी राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को तेलंगाना से चैलेंज किया जा रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को खुले मंच से चैलेंज कर दिया। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहा वायनाड जाते प्यारे, लाओ। ओवैसी के चैलेंज को राहुल गांधी स्वीकारते हैं या नहीं, वो तो राहुल गांधी का मसला है। लेकिन जो आत्मविश्वास ओवैसी अपनी लोकसभा सीट हैदराबाद के लिए दिखा रहे हैं, उसका कारण भी हैदराबाद का इतिहास है। हैदराबाद असल में ओवैसी का गढ़ माना जाता है। ओवैसी कभी भी हैदराबाद लोकसभा सीट से नहीं हारे हैं। वो 2004 से लगातार हैदराबाद के सांसद हैं। इससे पहले भी इस सीट पर ओवैसी के परिवार का ही दबदबा रहा, यानी सियासत के तेवर अब गर्म हो चुके हैं। राहुल लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी और AIMIM जैसी पार्टियों से लगातार चुनौती भी मिल रही है। और यकीन मानिए 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी गर्मी अभी ऐसी ही रहने वाली है।